हे गाइस, आज हम करने वाले AS25 का सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें 10 मिनट में ऑलमोस्ट मैं एक AS समझा देता हूं। और भी काफ़ी सारे AS मैंने अपलोड किए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर से एक बार देख लीजिए। अगर आपको और डिटेल में समझना है, विथ क्वेश्चन समझना है, तो आप जरूर से मेरी वन शॉट रिवीजन सीरीज को देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर से देख लीजिएगा। PDF आपको चाहिए टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, वो भी लिंक आपको नीचे सब जगह पे मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। AS25 बात किसके बारे में करता है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भैया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है, किसको बोलते हैं? दूसरी बात, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें हमको दिखानी है, क्या चीजें नहीं दिखानी है, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, उसके बारे में ये वाला जो AS है वो आपको बताता है। सर किसको बनाना है? क्या ये AS25 बताता है? नहीं, AS25 ये नहीं बताता कि किसको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना है। जिसको भी बनाना है भाई हमको फॉलो करो, AS25 को फॉलो करो, वही चीजें बात करता है। चलिए यहां से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, वही वाला चीज है कि भैया किसको बनाना है वो नहीं दिखाता है, बट मस्ट फॉलो द प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या क्या तुमको मिनिमम कंटेंट दिखाना है और सारा प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, वो सब चीजें AS25 बताता है। सर इंटरिम पीरियड का क्या होता है? वही वाला पीरियड जो शॉर्टर देना फुल फाइनेंशियल ईयर होता है। एक फाइनेंशियल ईयर से जो शॉर्टर पीरियड है उसको अपन बोलेंगे इंटरिम पीरियड। ओके सर, कोई कंपनी ऐसी है जो अभी अभी शुरू हुई है, मिड ऑफ द ईयर में शुरू हुई है और उसका ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। सर ये तो 5 ही महीने बचे, 5 महीने, ये तो शॉर्टर देन 1 ईयर है, तो बट ये फर्स्ट ईयर है, क्या मैं इसको इंटरिम बोलूँ? नहीं बेटा, ये एनुअली वो फाइल कर रहे हैं, वो इंटरिम बनाने का उनका पर्पज नहीं है, बट उनका कंपनी अभी शुरू हुआ है इसीलिए वो इतने कम गैप का बना रहे हैं, बट उसको अपन इंटरिम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके सर, तो ये एक एक्सेप्शन है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसको क्या दिखाना है? सर उसको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है, या तो उसको क्या दिखाना है? समराइज दिखाना है। तो कंप्लीट में क्या दिखाना, समराइज में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इफ द एंटरप्राइज इन इट्स फर्स्ट ईयर, अगर वो पहले साल में है और वो एनुअल रिपोर्टिंग बना रहे हैं जो शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर है, भाई पहला साल है तो शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे? इंटरिम? नहीं, नॉट अ इंटरिम। सर यहाँ पे एक और चीज बताओ कि सर हमें इंटरिम में क्या क्या चीजें दिखाना है? तुमको बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा, P&L दिखाना, कैश फ्लो एंड नोट्स दिखाना है। सर कंप्लीट और समराइज में क्या क्या चीजें करना है? कंप्लीट में तुमको फुल डिटेल सारी चीजें लिखनी है जैसे तुम मैनुअल बनाते हो, और समराइज में तुमको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यहाँ पे दिखाने बहुत जरूरी है। देखो आ जाइए, नीचे लिखा है इंटरिम में तुमको क्या करना है? सेम फॉर्मेट एंड कंटेंट फॉलो करना है जो तुम एनुअल के लिए फॉलो करते हो। बट अगर हम बात करें समराइज के लिए, एटलीस्ट कंटेन ऑल द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स तुमको दिखाने हैं। एक और चीज, अगर तुम अपने एनुअल में AS20 वाली चीजें दिखाते हो, EPS एंड डाइल्यूटेड EPS, तो वही वाली चीजें तुमको इंटरिम में भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। अगर आप बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS यहाँ पे दिखाते हो एनुअल में, तो आपको वही बोथ चीजें तुमको कंप्लीट या तो समराइज में दिखानी पड़ेगी। ओके सर, समझ में आ गया। सर कैसे अपन पता चलेगा कि कौन से पीरियड का क्या क्या चीजें दिखाना है? सर एक बार बताओगे? डेफिनेटली, चलिए आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तुमको कौन सा दिखाने का? जो भी तुम्हारा इंटरिम पीरियड है, फॉर एग्जांपल दिस इज क्वार्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो तुम्हारा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर की अगर हम बात करें, तो 30 सितंबर का बैलेंस शीट तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां पे फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2026 है। ओके, कंपैरेटिव मतलब उसके बाद कंपैरेटिव भी दिखाना पड़ेगा साइड में, तो कंपैरेटिव में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का दिखाना पड़ेगा, यानी यहां पे एंड हुआ होगा 31 मार्च 26। ठीक है, डन है सब। सर P&L तुमको 2 दिखाने हैं, करंट और कंपैरेटिव में। सर कौन से? एक तो सेम क्वार्टर का, यानी कि सेकंड क्वार्टर का, क्वार्टर नंबर 2 का एक तो तुमको P&L दिखाना है। सेम तुमको यहां पे भी क्वार्टर नंबर 2 का P&L दिखाना पड़ेगा, कंपैरेटिव लास्ट का। एक और चीज, ईयर टू डेट भी दिखाना है, मतलब जब से ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से लेके क्वार्टर 2 एंड तक का। ठीक है, वो भी तुमको, यानी कि 30 सितंबर तक का तुमको ये दिखाना पड़ेगा। सेम यहां पे भी तुमको दिखाना पड़ेगा। ओके, कैश फ्लो में एक ही दिखाना है, ईयर टू डेट वाला, यानी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर। सेम चीजें यहां पे भी प्रीसीडिंग का दिखाना पड़ेगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। आई होप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सिर्फ P&L में 2 दिखाना है, बात खत्म है। ठीक है सर, रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करें तो रेवेन्यू उसी तुमको पीरियड में बुक करना है जिस पीरियड में वो रेवेन्यू मिला है। कॉस्ट भी तुमको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिस पीरियड में कॉस्ट हुआ है। कई बार तुमको एग्जाम में ये देंगे कि भैया हमें क्वार्टर 2 का इंटरिम बनाना है, क्वार्टर 2 में हमने 40 लाख का प्रमोशन एक्सपेंस किया, बट हमने उसमें से 10 लाख क्वार्टर 3 में बुक किया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि क्वार्टर 3 में सेल ज्यादा हुआ है, तो ये क्वार्टर 2 का एक्सपेंस जो हमने किया था वो 3 में डाल दिया। भाई ये गलत है, जहां पे एक्सपेंस हुआ वहीं पे तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कई बार बेड डेट के बारे में भी दे सकते कि भैया बेड डेट क्वार्टर 2 का 20 लाख था और तुमने इक्वली 2 क्वार्टर में बांट दिया, ठीक है, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, तो ये भी गलत है।
तो तुमको टोटल 20 लाख का एक्सपेंस लेस करना था, तुमने सिर्फ 10 लाख किया तो 10 लाख तुम्हें और भी माइनस करने पड़ेंगे। सेम तरीके से तुमको एक इनकम में भी दे सकते हैं। तुमको अगर कोई इनकम होती है, फॉर एग्जांपल 40 लाख का इनकम हुआ और बोलते कि भैया तुमने चारों क्वार्टर में 10-10 लाख बांट दिया, बट क्वार्टर 2 में अगर तुमको इनकम हुई है और क्वार्टर 2 का तुम बना रहे हो तो तुमको 40 लाख वहीं पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तुमने जो 10-10 लाख रुपए बांटे वो नहीं होना चाहिए। तो अगर तुमने क्वार्टर 2 में सिर्फ 10 लाख रिकॉर्ड किए तो और 30 लाख तुमको इनकम में ऐड करने पड़ेंगे। आई होप तुमको समझ में आया। तो इस तरीके से तुमको एग्जाम में काफी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम क्वार्टर 2 में हैं बट एक्सपेंस क्वार्टर 1 का था। हाँ जी, हो सकता है कि क्वार्टर 1 में कोई एक्सपेंस हुआ 2 लाख का और वो हमने क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में दिखाया, हम क्वार्टर 2 में। भैया एक्सपेंस क्वार्टर 1 का है, हमारा नहीं है, तो एक्सपेंस जो हमने दिखाया उसको हटाना पड़ेगा। एक्सपेंस हटाने के लिए प्रॉफिट क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी, तो उसको ऐड करेंगे। सेम तरीके से फॉर एग्जांपल इनकम क्वार्टर 1 की है और तुमने चारों क्वार्टर में दिखा दिया, हम क्वार्टर 2 में, भैया हमारी इनकम नहीं थी, हमने गलती से ऐड कर दिया, क्वार्टर 1 में जानी चाहिए थी ना, तो क्वार्टर 2 की इनकम नहीं है तो इनकम को हटाएंगे, मतलब लेस करेंगे, तो वहाँ पे तुम्हारा इनकम कम होगा। आई होप तुमको समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे तुमको समझना जरूरी है, वो मैं समझाऊंगा, ऊपर वाला टेंशन मतलब। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ों को बोल्ड किया है ताकि आप डे बिफोर एग्जाम इन्हीं चीज़ों को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसके मैंने रेफरेंसिंग भी दी है, मतलब अगर तुमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कर लो, ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चंस में भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी मैंने हाईलाइट किया, उतना ही पढ़ो, बोल्ड वाली चीज़ें, तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारी से कमेंट करो ना। 10 सेकेंड लगता है बट मैं पूरा दिन खुश रहता हूँ, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट कर दो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है। ठीक है, आओ और क्या चीज़ है। और एक और चीज़ तुमको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, कौन सा वाला, अकाउंटिंग पॉलिसी तुम जो फॉलो कर रहे हो एनुअल के लिए, वही तुमको सेम फॉलो करनी है। सर समझ में आ गया। अगर तुम एस्टिमेट में चेंज करते हो तो सर प्रोस्पेक्टिव चेंजेस, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल तुमने डेप्रिसिएशन का मेथड क्वार्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं और तुमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया जिसके कारण 20 लाख का एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा, तो भैया तो वो तुमको क्वार्टर 3 में ही डालना पड़ेगा क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो क्वार्टर 3 में अगर तुमने चेंज किया तो क्वार्टर 3 में ही तुम्हारा एक्सपेंस वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जाएगा, अगर चेंज इन एस्टिमेट होता है तो। सर अगर चेंज इन पॉलिसी यानी कि तुमने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो तुम कर रहे थे, अगर तुमने वैल्यूएशन में तुमने चेंज किया है तो वो तुम्हारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है। मतलब अगर आपको ये दिया कि तुमने ये चेंज किया, इसके कारण तुम्हें 3 लाख का लॉस हो रहा है और जो तुमने क्वार्टर नंबर 3 में पूरा का पूरा बुक कर दिया जिसमें से 1 लाख क्वार्टर नंबर 1 का था, तो भैया तुमने क्वार्टर 3 में 3 लाख पूरा बुक किया, गलत है, तुमको सिर्फ 2 लाख करना चाहिए था, तो वहां पे तुमने 3 लाख का लॉस बुक कर दिया। अब तुम्हें 1 लाख का एड बैक करना पड़ेगा, मतलब लॉस जो तुमने 3 का किया उसके बदले 2 का करने के लिए तुमको इनकम 1 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। तुम एग्जाम में देखोगे, एग्जाम्पल में देखोगे जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसमें ये वाला पॉइंट मैंने कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आई थिंक। ठीक है, तो ये आप जरूर से देख लेना, 2 एंड 3 में आई थिंक, तो ये वाला चीज़ आप जरूर से वहाँ पे देख लेना। अदर पॉइंट्स मैं बाद में बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब डिस्क्लोजर क्या देना है कि अगर तुम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है तो उसका नेचर एंड अमाउंट देना है। ठीक है सर, समझ में आता है। ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फर्स्ट टाइम बन रहा है तो तुमको कंपैरेटिव देने की जरूरत मैंडेटरी नहीं है। क्या क्या चीज़ें, कंपैरेटिव पीएनएल एंड कंपैरेटिव कैश फ्लो देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, समझ में आ गया। सर एक और पॉइंट ये क्या था बेटा, ये वाला ये था कि तुमको क्या क्या चीज़ें और डिस्क्लोज करना है, तो बहुत ईजी वाली चीज़ है, तुम एक बार पढ़ लेना, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट फॉलो हुई है कि नहीं, अगर चेंज हुई है तो दिखाओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो चीज़ें बोल्ड करी है मैंने, सिर्फ उतना पढ़ो, आंसर में भी सब चीज़ें बोल्ड किया है। भाई इतनी मेहनत करके दे रहा हूँ तो आपकी एक कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब ये बहुत बढ़िया वाला पॉइंट जो मुझे तो आपको समझाना है, आ जाइए। क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस तुमको रिकॉर्ड करना है बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट। सर इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को इनकम दिया है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ठीक है, और तुमको टैक्स का रेट दिया है कि भैया पहले 5 लाख पे 30% लगेगा, अरे 30 लाख क्या 30% लगेगा, और अबो उसके अबो तुमको लगेगा भैया 40 लाख। और तुमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है 1 लाख का इनकम, यहाँ पे लिया है 3 लाख का इनकम, यहाँ पे दिया है 4 लाख एंड यहाँ पे दिया है 2 लाख, मतलब टोटल 10 लाख की इनकम है। तो तुम्हें इसको वेटेड एवरेज में निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है कि तुम्हारा टैक्स
डिवाइड बाय इनकम, तो तुमको मिल जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर पहले 5 लाख पे 30% लगा दूं, मतलब यहाँ पे 30%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 1 लाख पे 30% और बाकी पे 40%, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमको एवरेज रेट निकालना पड़ता है, ठीक है। सर कैसे निकालते हैं? तो पहले तुम 30% और 40% करके तुम 10 लाख का क्या कर दोगे, यहाँ पे टैक्स निकाल दोगे। देखो ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं तुमको वही आंसर ही दिखा देता हूँ सीधा। किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ई रहा, ई भी नहीं, ई वाला, हाँ ई वाला। देखो तुमने क्या किया है भाई, 30 लैक्स 30%, 5 लैक्स के ऊपर 40%, अदर 5 लैक्स 3,50,000 डिवाइड बाय 10 लैक्स, एवरेज रेट कितना है 35%। तो जितना भी इनकम तुम्हारा है उसके ऊपर तुम 35% लगा के यहाँ पे लिखा दोगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। डिटेल में समझना है तो क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छा समझाया हुआ है, तो आप जरूर से उसे देख सकते हो। चलो वो पॉइंट होता है खत्म। अब दूसरा पॉइंट, व्हेन डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम तुमको दिया है, डिफरेंट टैक्स रेट लगेगा। मतलब बिजनेस इनकम जैसे दिया है, अभी एग्जांपल किया उसमें क्या था, सिर्फ बिजनेस इनकम था। Q1, Q2, Q3 ऐसे तुमको दिया था। किधर गया अल्लाह, किधर गया ईरा, ठीक है। अब इसमें तुमको एक और बोलते हैं कि तुम्हारा कैपिटल गेन है भाई, ठीक है, और कैपिटल गेन का तुमको परसेंटेज भी दी है, फॉर एग्जाम्पल 20%, ठीक है। तो कैपिटल गेन फॉर एग्जाम्पल तुमको Q3 में दिया है, कितना, 5 लाख का। तो तुम क्या करोगे, ये जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर ये एवरेज रेट जो निकाला वो, और कैपिटल गेन पे तुम ये वाला जो स्पेसिफिक रेट दिया है वही तुम लगाओगे। तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस ऑफ Q3 तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। सर एक और चीज समझा दो, क्या है, इनकम टैक्स ऑफ द करंट ईयर। ओके, इफ एलिजिबल ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट इट विद द टोटल इनकम ऑफ द करंट ईयर बिफोर वेटेड एवरेज। मतलब बोल रहा है कि अगर तुम्हें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तुमको मिल रहे हैं और एलिजिबल है, जो तुम सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये वाला जिसमें तुमने क्या किया, मैं कैपिटल गेन को अभी के लिए हटा रहा हूं। तुमको 10 लाख रुपए का क्या है भैया, सर 10 लाख रुपए का हमारा टोटल इनकम है। ओके, अगर तुमको ये बोले कि तुमको एलिजिबल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया है 3 लैक्स, तो तुम क्या कर सकते हो, 3 लैक्स तुम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यानी तुम्हारा 10 लाख माइनस 3 लैक्स, तो टैक्स तुम कितने पे निकालोगे, सर टैक्स में निकालूंगा सिर्फ 7 लैक्स पे, ठीक है, क्योंकि 3 लाख तो तुम एडजस्ट कर लोगे। तुमको टैक्स कितने पे देना है, 7 लैक्स पे। तो पहले 5% पे 30%, 1,50,000, और ये इसका 2,80,000 आ जाएगा, 7 चौका 28, ठीक है, 7 लैक्स इंटू 40%, ठीक है। तो ये तुम्हारा टैक्स निकल आएगा। तो टैक्स तुम्हारा निकल के आ जाएगा 4.30, मतलब 4,30,000। अब तुमको रेट कैसे निकालोगे, टैक्स 4,30,000 डिवाइड बाय तुम्हारा 7 लैक्स, और जो तुम्हारा परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज तुम इन सब पे अप्लाई करोगे। आई होप समझ, सॉरी 7 लैक्स थोड़ी आएगा, नीचे तुम्हारा आ जाएगा, ये कितना है कितना बोलते हैं भाई, टोटल जो तुम्हारा है कितना, 10 लैक्स। सर क्यों 10 लैक्स आएगा बेटा, क्योंकि तुम 10 लैक्स पे ही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रेट लगाओगे, तो यहाँ पे 10 लैक्स ही लेने का, ये वाला चीज तुमको ध्यान में रखने का होता है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से तुम निकालोगे 43% और सबके 43% तुम लगा दोगे, ठीक है। इतना चीज होने के बाद एक और चीज तुमको समझा देते हैं, एक ही वाला पॉइंट, इंपेयरमेंट लॉस अगर तुमने 1 क्वार्टर में बुक किया है और तुमको एस्टिमेट लगता है कि नहीं ये लॉस नहीं होगा, तो तुम उसको रिवर्स भी कर सकते हो। एक और चीज, अगर तुम्हारा एवरेज रेट 0 आता है तो तुम 0% सब में नहीं लगाओगे, तुमको उसका एक्सपेंस एंड सेविंग अलग अलग लगाना है। सर समझाओ ना, आ जाओ। अब ये सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पे 4 लैक्स का प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख का लॉस और यहाँ पे 3 लाख का लॉस। तुम बोलोगे सर 5 लाख का प्रॉफिट 5 लाख का लॉस, तो डिवाइड बाय तो 0 आएगा, ठीक है। तो क्या मैं रेट 0% ले लूं? अगर तुम 0% लोगे तो तुम बोलोगे Q1 का खर्चा 0, यहाँ पे खर्चा 0, यहाँ पे सेविंग 0। भाई गलत है ना, यहाँ पे तो 1 और 2 में तो खर्चा लगेगा और इन दोनों में सेविंग होगा। एट द एंड सेट ऑफ होगा, बट तुमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे, जो तुमको रेट दिया है रेट, ठीक है, वो रेट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 10% दिया है तो तुम यहाँ पे 10,000 का खर्चा दिखाओगे, 40,000 का खर्चा दिखाओगे, 20,000 का सेविंग दिखाओगे, 30,000 का सेविंग दिखाओगे, नेट तुम्हारा 0 मिलेगा। बट ये इंट्रीम के लिए इसीलिए अलग अलग जरूरी है क्योंकि इंट्रीम तो 1 क्वार्टर का तुमको दिया है बनाने का, तो यहाँ पे तुमको सेविंग दिखाना पड़ेगा। अगर Q2 दिया होता तो तुम्हें एक्सपेंस दिखाता है, इसलिए अलग अलग दिखाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये वाला AS 25 आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारी सी कमेंट जरूर से कर दीजिए। एंड यस, और भी काफ़ी सारे यस मैंने सुपर फास्ट में आपके लिए अपलोड किए, तो लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसे आप जरूर से एक बार चेक कर लीजिए। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 भाई एक प्यारी से कमेंट जरूर से करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।